नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। हम इंसानों के अपने जीवन वृतांत होते हैं। हम सभी उसे सार्थक और साकार करने के लिए जीवन भर कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक इंसान आज आपके साथ चैनल 18 भारत से रूबरू हो रहे हैं। आज वो समाज का एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो आइए अपनी टीम के माध्यम से रूबरू होते हैं ऐसे एक शख्स से। आज चैनल 18 भारत के आपकी आवाज़ एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक नाम का अपना एक अर्थ होता है और वो अर्थ, वह नाम कहीं ना कहीं अपना एक विशेष औरा रखता है। इतिहास पटे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे नाम इतिहास के पन्नों पर हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिस नाम को हम भूले नहीं भुलाते। ऐसे ही नामों में एक नाम राकेश शर्मा, जो पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने चांद पर चढ़ने की सपना को पूरा किया था। आज उसी हमनाम के शख्सियत हमारे बीच चंडीगढ़ के राकेश कुमार शर्मा जी, जो वायुसेना में सेवा देने के पश्चात समाज सेवा और लोकतंत्र के एक मजबूत कड़ी राजनीति में भी बखूबी भागीदारी निभा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं और रूबरू होते हैं राकेश कुमार शर्मा जी के जीवन वृत्तांत को। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस योग समझा और इस पे बातचीत के लिए मुझे बुलाया। राकेश शर्मा जी, आप अपने नाम के भी धनी हैं और काम के भी बड़े धनी हैं, बड़े नामचीन हैं आप इस चंडीगढ़ में। आपके जीवन वृत्तांत पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। आपने विद्यार्थी जीवन में ही वायुसेना में जो जाने का अवसर प्राप्त किया, वहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह आप विद्यार्थी जीवन से निकलकर वायुसेना में सेवा देने पहुँचे। मेरा जन्म बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के पचटकी राम गांव में हुआ, जो आज भी बहुत पिछड़ित है। और मैं बात करूं, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक रूप से बहुत ही पिछड़ित है। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, मेरे गांव से 3 किलोमीटर पे स्कूल हुआ करता था और पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पूरी सुविधा हो, तो बहुत संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई पूरा किया। और कॉलेज हमारा वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था, जो ट्रेन से जाना होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन 2.5 से 3 घंटा सुबह और शाम सफ़र में निकल जाता था। तो बड़ी मुश्किल से 12th कंप्लीट किया और उसके बाद वायुसेना का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में सेलेक्ट हो गया। ये कितने ईस्वी की बात है जब आप 12वीं पास किए और वायुसेना में जाने का अवसर मिला? 1986 की बात करूं, 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद 1988 में 12वीं कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। सीतामढ़ी गोइंका कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। और उसी समय वायुसेना का फॉर्म मैं देखा कॉलेज के बाहर बिक रहा था। उस समय 5 रुपये का फॉर्म आता था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का बहुत ज़्यादा जोर शोर नहीं था, तो उस फॉर्म को वैसे ही भर दिया कि चलो भर देते हैं। और लकीली एग्ज़ाम आया, दिल्ली में एग्ज़ाम था और सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। जी, तो इसमें आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस में गए थे आप? वायुसेना में अगर आप जाते हैं तो 2 विंग होता है। तो टेक्निकल, जिसमें आप पूरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से लेके सारी चीज़ों को देखते हैं, और जो नॉन टेक्निकल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। दोनों का काम महत्वपूर्ण है। तो मुझे टेक्निकल की जिम्मेदारी मिली थी और 2 साल की ट्रेनिंग चेन्नई में कंप्लीट किया। और उसके बाद मी-17 हेलीकॉप्टर, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना को मदद करती है, उसमें सेवा दी मैंने। जी, तो आप वायुसेना में जाने के बाद इस शॉर्ट सर्विस कमीशन में 15 वर्ष के अलावा भी आपने 20 वर्ष की सेवाएं दी है। तो उसमें आप किस पद से लेकर किस पद तक पहुंचे और किस पद पर जाकर आप सेवानिवृत्त हुए? जब हम लोग एयरफोर्स का एक सिस्टम है, जब हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको एज ए एयरक्राफ्ट्समैन, जिसको ACM टर्म में बोलते हैं, वहाँ से आपकी नियुक्ति होती है। फिर आपका प्रमोशन होता है और लास्टली 20 साल मैं किया। उसके बाद भी ऑप्शन होता है कि आप 58 ईयर्स तक काम कर सकते हैं। तो 20 साल के बाद मैंने सोचा कि 20 साल की सर्विस हो गई सेना के साथ साथ, अब आगे बाहर निकल के
और दूसरे लोगों को भी मौका दें, क्योंकि यंगर एज था, 18 साल में चले गए थे, 38 ईयर्स में बाहर आ गए, तो एक दम था, जज्बा था कि बाहर आके अपने आप को इस्टेब्लिश करें। तो एज ए सार्जेंट 2009 में यहीं चंडीगढ़ से मैं बाहर आया और यहाँ पे अपने आप को धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया। वायुसेना में आपकी सेवाएं कैसी रही, उस पर आप विशेष प्रकाश डालें और मौजूदा पीढ़ी को कुछ संदेश भी दें अपने। एक सबसे बड़ी बात है, वायुसेना या सेना के अंदर जब आप जाते हैं तो फिजिकली फिट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कराया जाता है, एक सिस्टम बनता है उठने का, जगने का, कपड़ा पहनने का, हर चीज़ का। और उसके बाद ये पूरी लाइफ का एक ढर्रा बन जाता है आपका। तो 20 सालों में जो आपने रेगुलर बेसिस पे किया है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। तो 2009 में मैं बाहर आया और आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी से टाइम लेता हूँ कि 11 बजे मिलना है तो 11 बजे मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि बहुत डिसिप्लिन है आप। तो इसका फ़ायदा भी एक आपको चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक जीवन में मिलता है। तो सेवा काल के दरमियान ही आप दाम्पत्य जीवन में भी गए जी, तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ, 1995 में 1995 मेरी शादी हुई। जो मीरा जी हैं, मीरा शर्मा मेरी अर्धांगिनी हैं। और आज चाहे व्यवसाय में हो, राजनीति में हो, सामाजिक कार्य में हो, कंधा से कंधा मिला के कार्य करती हैं। और मेरे साथ लगभग 15 साल, 14 से 15 साल डिफरेंट वायुसेना स्टेशनों में साथ रहीं। और वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी को, चाहे अफवाह के थ्रू लेडीज़ के लिए काम करना हो, महिलाओं के लिए काम करना हो, वो करती रहीं और आज भी वो कार्य कर रही हैं। जी, वायुसेना के बाद आप आए, रिटायर हुए, फिर आपने समाज सेवा शुरू की। इस तरह की प्रेरणा आपको किस तरह मिली, इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा कि ज़िंदगी में केवल अपने लिए काम न करो। हाँ, ज़रूरी है कि आप आजीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम करें, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाएं। मैं बात करूँगा, आने के बाद हमने रियल एस्टेट में काम शुरू किया। 2009 से 11 साल हो गई और डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के नाम से मेरी कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रही है और लोगों को अच्छा सेवा दे रही है। उसके साथ साथ चाहे प्लांटेशन पे हो, चाहे सामाजिक कार्य पे हो, हम लोग लगे रहते हैं। रियल एस्टेट की बात आपने कही है, रियल एस्टेट के आप काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ क्या सेना से जुड़े लोगों को कुछ फ़ायदा देते हैं या उनके लिए काम करते हैं या उनके लिए बिल्डिंग बनाते हैं? नहीं, सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो मेरे मन में था, क्योंकि नाम भी रखा डिफेंस, तो शुरुआत वहीं से हुई। आज भी हमारे, मैं उनको कस्टमर नहीं कहूँगा, दोस्त कहूँगा, क्योंकि घर देना, जब आप किसी को घर की चाबी देते हैं, ज़मीन देते हैं, पैसा उनका अपना होता है, लेकिन लीगली करेक्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि आज तक कहीं कोई लीगल टेक्निकल मैटर में दिक्कत नहीं आया। उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखभाल करके, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी लगा होता है लोगों का। और जो लोग सेना से जुड़े हैं उनका कमाई बहुत गाढ़ी कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली मैं खुद ही सारे फाइल चेक करता हूँ, हर चीज़ चेक करने के बाद क्लियर करता हूँ। मौजूदा हालत है उस पर फोकस करना चाहेंगे आप? मैं बता दूं कि आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी की चपेट में है, हर एक सेक्टर प्रभावित है और रियल एस्टेट भी अछूता नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा, अभी भी लोगों के, हर आदमी के पास घर नहीं है। और जब एक कोरोना महामारी का समय आया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोगों से किराया ना लो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लगभग 95 से 98% लोगों ने किराया दिया है। हर आदमी ने महसूस किया कि अपना घर होना चाहिए। तो अभी भी इस सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी, रियल एस्टेट के अलावा समाज सेवा में रहते हुए फिर आपने राजनीति में पदार्पण किया, तो राजनीति में आप किस तरह आए और समाज सेवा के माध्यम से वर्तमान में आपकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, उस पर थोड़ा फोकस करें। मैं बता दूं, राजनीति में अभी भी मैं फिट नहीं हूं, क्योंकि सेना के जो लोग हैं बड़े साफ़ सुथरा बात करते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाएं, लेकिन सेना के लोगों के लिए अभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी उतना उनको महत्व नहीं देती। उनको लगता है कि चलो टाइम पे वोट दे देंगे और धीरे धीरे लोग वोट बैंक की तरफ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं, आपने अगर सवाल किया है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, सेना से जुड़े लोगों को टिकट ज़रूर पार्टियां दें और लोग आगे आएँ। आगे आके जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कैसे करेंगे? तो ये मेरा अपना एक सोच है और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं लोगों को मोटिवेट करूं
कि लोग आगे आएं और इलेक्शन लड़ें, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम के साथ जो हम बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके सेवा जरूर करें। तो लोकतंत्र में राजनीतिक जो दल हैं, अगर वो टिकट नहीं देते हैं रिटायर्ड डिफेंस मैन को, तो इसके अलावे भी हमारे पास अवसर हैं, क्या हम उस अवसर को नहीं तलाश सकते हैं? देखिए, अगर नहीं देंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो देखना होगा। आप देखिए, कब तक किसी को आप वंचित रख सकते हैं? जो एक सशक्त है, जो इंसान 20 साल मोर्चे पे काम कर सकता है, फौज के मोर्चे पे काम कर सकता है, कहीं ना कहीं समाज को एक नया दिशा जरूर देगा वो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये कम कैसे होगा? जब तक आप लोगों को मौका नहीं देंगे, अच्छे लोगों को मौका नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है धीरे धीरे पार्टियों ने देना शुरू कर दिया है। हमारे एक मित्र हैं कश्यप जी, शिमला से उनको टिकट मिला था, जीते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। उनके इलेक्शन में भी हम लोग की भागीदारी रही थी, और इसी तरह लोगों को हम चाहेंगे कि जहाँ हो हम लोग जाएंगे उनको जिताने के लिए। मैं ये डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि किसको मिले, कम से कम हर जगह 20% की रिजर्वेशन डाल दें। इससे कहीं ना कहीं करप्शन में सुधार आएगा, काम में तेज़ी आएगी, और ये जो कमीशन बेसिस है ना भ्रष्टाचार का सिस्टम, ये रुकेगा। अगला मुहिम क्या है शर्मा जी आप? अभी कुछ भी नहीं है, कोरोना पे काम करना है और कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें बाद में। आपने राजनीतिक सवाल किया है तो मेरे दिल में जो था मैंने बताया है, और हो सकता है बहुत सारे दर्शक सुनेंगे, दोस्त सुनेंगे, और कुछ लोग आगे आएंगे, और आगे आने की ज़रूरत है। नहीं तो कब तक पिछलग्गू बन के चलते रहेंगे? कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी को रास्ता दिखाना पड़ेगा, ये मेरी सोच है। लगता है राजनीति में आप डिफेंस कोटा से सीट चाहते हैं, अगर ऐसे में अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्या आप निर्दलीय भी नहीं, कोटा से नहीं चाहते। अगर योग्य नहीं हो व्यक्ति, उसको नहीं मिलना चाहिए। कोटा का मतलब क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को बिठा दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं जो योग्य व्यक्ति हो, आप निर्धारित कर दीजिए लोकसभा के 10 सीट जी, और योग्यता के आधार पर दीजिए। क्यों नहीं देते हैं जी? मैं कहता हूं रिजर्वेशन की बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, और ज़रूर दें। नहीं देंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारी अपनी जो नेशनल एक्स सर्विसमैन की 1.25 लाख की टीम है, और मुझे कहते बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, तो क्या हमारी 1.25 लाख के टीम में 10 लोगों को टिकट नहीं मिल सकता? राज्यों के चुनाव में मिले, केंद्र में मिले, एमसी के चुनाव में मिले, वो लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर काम करने की एक कहीं ना कहीं भावना है, और वो करके दिखाएंगे। पीछे 26 काउंसिलर और 9 नॉमिनेटेड काउंसिलर होते हैं। 9 नॉमिनेटेड काउंसिलर में भी एक सीट रिज़र्व है सेना के लिए, लेकिन वो होता क्या है कि वो दिया जाता है किनको? जिनकी उम्र 70 साल हो गई है। भाई साहब, वो क्या काम करेंगे? वो समाज के लिए क्या काम किए हैं? आप नॉमिनेशन मंगाइए। पिछली बार भी मैं आवाज़ उठाया था, आप नॉमिनेशन मंगाइए। अगर योग्य व्यक्ति उसको दीजिए, उसको चंडीगढ़ शहर के बारे में पता हो, यहाँ की समस्याओं के बारे में पता हो, वो लोगों से बात कर सके। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, जो सज्जन हमारे सेना कोटे से हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है, वो चल नहीं पाते हैं, वो बात क्या करेंगे? उनको आराम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आगे आने के लिए जो काम कर सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। आखिर में आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? अभी भी कोरोना की जो महामारी ख़त्म नहीं हुई है, और रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत इसको आसानी से ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया, जो हमें जो घर के अंदर मसाले हैं, जो हम बात करें काढ़ा है, हाथ धोना है, और उसके बाद इन चीज़ों का पालन करें, और ज़्यादा जब तक ज़रूरत ना हो बाहर ना निकलें। और सबसे जो एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम के लिए चैनल 18 भारत को बहुत बधाई और शुक्रिया कि आप इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। थैंक यू।